जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा रिसेंटली 10 मार्च को जो है एलडीसीई यूपीएससी के द्वारा ये पेपर लिया लिया जाता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए है। ये पेपर कंडक्ट करवाया गया है और लास्ट ईयर भी हमने 2023 के पेपर को कंप्लीट डिस्कस किया था और इसके साथ ही मैंने आपके साथ सोर्सेज भी शेयर किए थे और यह भी बताया था कि काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थीम्स हैं ये रेपिटेटिव होते हैं और बहुत सारे सवाल हमने देखे थे कि किस तरीके से फेर बदल करके या कई बार डायरेक्टली भी दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सीडीएस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स के लिए भी, नो डाउट सिविल सर्विसेज में भी बहुत भारी उपयोगिता है। अभी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे सवाल जो हैं सिविल सर्विसेज में भी इन टॉपिक से पहले पूछे गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं आपको, आंसर बता करके। ऐसा नहीं है कि मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊंगा, ये कोई आंसर की डिस्कशन नहीं है। कंप्लीट हम बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर विद सोर्सेज। ये जो पीडीएफ है जिसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि काफ़ी सारे जो है टॉपिक्स ये पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, समझना है। हालांकि ये चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा भी, बट रिवीजन पर्पज से कई सारी एक्स्ट्रा बातें भी मैंने ऐड करी हैं उनसे रिलेटेड। दोस्तों, इतिहास के सवालों की बात करें तो नो डाउट जिस तरीके से हिस्ट्री का नेचर रहता है, ज़्यादातर क्वेश्चन टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टफ लेवल के, और कुछ सवाल इजी और मॉडरेट भी है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर है। जैसा कि हमें पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्लीट हमने डिस्कस किया है हड़प्पन सिविलाइजेशन को दो तरीके से। एक तो आपको थीम्स एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे और दूसरा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठे डिस्कस किया है। आई थिंक हड़प्पा सभ्यता के ऊपर 40-50 सवाल हमने प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए हैं वो डिस्कस किए हैं। वीडियो पोस्ट करके आपको पहले ट्राई करना है, फिर आंसर एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ना है। हड़प्पा के समाधान के ऊपर ये सवाल है, हड़प्पन बरियल्स के ऊपर, कि कौन से जो रिचुअल्स हैं ये इसमें शामिल नहीं थे। पहला ये कहा जा रहा है कि जो हड़प्पा के लोग हैं बरियल्स के टाइम पे, यानी जब वो डेड बॉडीज को जमीन में दफनाते थे तो डेड को जनरली पिट्स में रखा जाता था। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये जो बरियल पिट्स होते थे ये अलग अलग तरीके के देखने को मिलते थे। तीसरा ये कहा जा रहा है कि इन बरियल्स में कई बार ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण भी देखने को मिलते हैं। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो हड़प्पन्स है ये मिरर्स को डेड के साथ यानी मृत के साथ नहीं दफनाते थे। चौथा ऑप्शन ये है। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है थीम्स एनसीईआरटी के बारे में, तो थीम्स एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। पार्ट 3 के हम कुछ चैप्टर हमारे बाकी हैं, फिर ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो थीम्स एनसीईआरटी है जो कि पहला ही चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, चैप्टर का नाम है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। इसमें हम देखेंगे तो बरियल्स के बारे में डिटेल में बात की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और मैंने डिटेल वे में इसे पढ़ाया भी है और क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। कई बार हम देखते हैं कि ये जो ग्रेव्स हैं जहाँ पे दफनाए जा रहे हैं, समाधान जो है इनमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी देखने को मिलते हैं। यानी ये एक तरीके से बिलीफ को दिखाते होंगे कि किस तरीके से जीवन के बाद भी, आफ्टर लाइफ भी, इन चीज़ों का महत्व है। और कई बार ज्वेलरीज भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये बात आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीमेन के ही केस में देखने को मिलती है, मेन और वीमेन दोनों ही केस में हमें ज्वेलरी देखने को मिलती है बरियल्स में। इनफैक्ट जो एक्सकेवेशंस हैं, यानी जिनके आधार पर हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, उनमें ये सिमेट्री, अच्छा सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब ये बरियल साइट है, वो सिमेट्री कहलाती है जहाँ पे दफनाया जाता है। तो ये जो सिमेट्री है हड़प्पा में मिड 1980s में जिसकी डिस्कवरी हुई, एक्सकेवेशन हुआ, इनमें ये देखा गया कि कई एक ऑर्नामेंट है जिनमें 3 सेल रिंग्स देखने को मिलती हैं। यानी एक महंगा सा पत्थर रूपी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद कई सारे माइक्रो बीड्स भी देखने को मिलते हैं और ये मेल के अस्कल के पास देखने को मिला है। कई इंस्टेंसेस में हम देखते हैं कि जो डेड है इन्हें कॉपर मिरर्स के साथ भी बरी किया गया है। तो चौथा ऑप्शन कहा जा रहा है हड़प्पन्स डिड नॉट बरी मिरर्स, ये बात गलत है। हड़प्पन डिड बरी मिरर्स, हमने अभी देखा कि कॉपर मिरर भी देखने को मिला है डेड के साथ, और ये चीज़ आंसर डी है इसका, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे एनसीईआरटी की इमेज। अब देखिए, अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो इस क्वेश्चन को पढ़ करके छोड़ना नहीं है आपको। जो 40-50 सवाल की मैंने बात करी, आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है, पहला ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर। और इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करिए, ये आपका टास्क है। और इसके बाद जरूर शेयर करिए कमेंट में कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं। इसके बाद अगर इस टॉपिक से सवाल आया तो काफ़ी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल पहली बार नहीं पूछे गए हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसे मैं इजी क्वेश्चन कहूँगा। क्यों? क्योंकि
ऑब्वियस सी बातें हैं, जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि बरियल रिचुअल्स में हमें ना केवल ज्वेलरीज वगैरह बल्कि इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें बरियल साइट्स में देखने को मिली हैं। दोस्तों हिस्ट्री का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, पहले मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा सवाल आते थे, बट यूपीएससी के किसी पेपर में हम देखें तो 70-80% जो क्वेश्चन है ये एंशियंट मिडिवल के देखने को मिल रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज एंशियंट हिस्ट्री का देखने को मिल रहा है। इस पेपर में भी हम कुछ उसी तरह का ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे। अगला सवाल देखिए, रुद्रमा देवी की हम बात कर रहे हैं, रुद्रमा देवी के संदर्भ में ये कथन हमें दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है, रुद्रमा देवी इज ऑल्सो नोन एज राय गज केसरी, राय गज केसरी के नाम से जानी जाती हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन है, जो अभिलेख हैं, ये इन्हें हेरोइक किंग के रूप में, यानी एक राजा जो बहुत ही डेयरिंग है, प्रतिभावान है और हीरो के रूप में है, उस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ना कि क्वीन के रूप में। बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों क्लास 6, 7, 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में अगर हम देखें चैप्टर 3 जो कि दिल्ली सुल्तान के नाम से है, आवर पास्ट पार्ट 2 है, ये पार्ट 1, 2, 3 तीन भाग में ये आती है 6, 7, 8 क्लास के लिए। दोस्तों बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मिन्हास ए सिराज के बारे में जब इनसे ये उन्होंने लिखा है रजिया सुल्तान के बारे में, कि ये मिन्हास उस सिराज का ये कहना था कि जो क्वींस का रूल था, ये जो आइडियल सोशल क्रिएट किया गया है गॉड के द्वारा, जिसमें वीमेन को सबऑर्डिनेट सपोज किया गया है। इसके बाद इन्होंने कहा था, इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड सी गेन फ्रॉम ऑल हर एक्सेलेंट क्वालिटीज। मतलब वही बात है घुमा फिरा करके कि क्वीन रूल कर सकती हैं या नहीं। तो इसमें अगर हम रजिया सुल्तान के इंस्क्रिप्शंस को देखें तो इसमें बताया गया है, इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा है और ये बात इन्होंने स्पष्ट करी है क्या, कि सी वाज द डॉटर ऑफ रजिया सुल्तान, यानी अपनी फीमेल आइडेंटिटी को किसी भी तरह से छिपाने की कोशिश नहीं की गई, या यूं कहें कि इन्होंने ग्लोरीफाई किया है इस चीज़ को। जबकि हम ये देखते हैं क्वीन रुद्रमा देवी के विषय में, नो डाउट बहुत ही महान रानी में इनका नाम शामिल है, रुद्रमा देवी का, दोनों ही अपने आप में नो डाउट बहुत ही प्रसिद्ध हैं भारत के संदर्भ में, और ये काकातिया डायनेस्टी से अपना संबंध रखती थी, वारंगल में, जो कि मॉडर्न आंध्र प्रदेश का पार्ट है। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड सी वाज अ मैन। तो इन्होंने अपने नाम को इस रूप में बदला और इस रूप में दिखाया कि जैसे ये पुरुष हों ना कि महिला। तो अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, और दोनों ही रानियों का बहुत अहम योगदान है भारतीय इतिहास में। अभी हाल ही में दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैंने कंप्लीट करा, जिसमें हमने रूलर्स एंड डायनेस्टीज़ के ऊपर बात करी। तो उसमें मैंने आपको दिद्दा के बारे में बताया था। देखिए रिवीजन आपको करना है, तभी चीज़ें याद रहेंगी। हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं और ये रिवीजन से ही याद रहते हैं। तो ये कश्मीर की महारानी थी दिद्दा, और इनका जो टाइटल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो दिद्दा नाम है, ये दीदी, दीदी मतलब हमें पता है सिस्टर के बारे में बात की जा रही है, और इससे ये वर्ड आया है। क्यों? क्योंकि इनकी जो जनता है इन्हें दीदी के रूप में रेफर करती थी, तो यहाँ से ये वर्ड आया है दिद्दा। इसके आंसर को डिस्कस करने से पहले कुछ सवाल देखते हैं। ये सवाल रिसेंटली सीडीएस में पूछा गया है, राय गज केसरी और दया गज केसरी का जो टाइटल है ये किस डायनेस्टी से संबंध रखता है। तो अभी हमने ये बात करी, अभी हालांकि ये पार्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या बात है ये, कि जो काकातिया डायनेस्टी है नो डाउट काफ़ी माइटी डायनेस्टी थी, और अभी हमने मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस नहीं किया है, इसलिए हमने एंशियंट हिस्ट्री में इसकी बात नहीं करी है। क्योंकि काकातिया डायनेस्टी जो है ये 13th सेंचुरी में अपने प्रोमिनेंस में थी, और काकातिया डायनेस्टी से ही अपना संबंध रखती थी रानी रुद्रमा देवी, और इन जो राय गज केसरी का टाइटल है उन्हीं के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। तो आंसर है इसका काकातिया, वारंगल के काकातिया कहलाते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली यूपी में आरओ का पेपर हुआ, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था, देखिए रुद्रमा देवी के संदर्भ में ही है। रुद्रमा वाज 4th इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ काकातिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, पहला स्टेटमेंट था। दूसरा, ये सी डिफीटेड पांड्याज ऑफ साउथ तमिलनाडु, ईस्टर्न गंगा रूलर्स ऑफ ओडिशा एंड स्योना रूलर्स ऑफ देवगिरी। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही बातें जो है सही है। रुद्रमा देवी 4th इंडिपेंडेंट रूलर थी काकातिया डायनेस्टी की, और इन्होंने बहुत सारे डायनेस्टीज को भी हराया, नो डाउट सी वाज अ माइटी क्वीन। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बोथ 1 and 2। तो इसका मतलब क्या, ये फोकस एरिया है, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टेट पीएससी स्टेट के भी एग्जाम्स में, और इसके अलावा सीडीएस में भी काकातिया डायनेस्टी के ऊपर, और इसके अलावा अभी जो पेपर कंडक्ट हुआ जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ की, इसके अलावा अभी हम देखें तो सिविल सर्विसेज में भी काकातिया डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन था, और पूछा गया था ईयरली 8th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। और इसका जो आंसर है ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये हमने कंप्लीट पेपर डिस्कस किया है विद सोर्सेज, और सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। ये सवाल देखिए, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
बहुत सारे होमवर्क में दे रहा हूँ, बट ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है और इनसे आपका रिवीजन होगा। आसान से सवाल हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के हैं। पूछा गया था कौन सा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है काकातिया किंगडम का, और ये सिविल सर्विसेज 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस थे काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम और नेल्लूरू। दोस्तों थोड़ा ब्रीफ में बात कर लेते हैं काकातिया डायनेस्टी के विषय में। तो प्रेजेंट डे तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। और ये जो प्रोमिनेंस वाली बात मैंने कही 12-13 सेंचुरी में देखने को मिलती है। और फाउंडर जो है इनका आपको ध्यान रखना है, प्रोला राजा के नाम से ये जाने जाते हैं, जिन्होंने काकातिया डायनेस्टी की स्टेब्लिशमेंट करी थी। नाम था इनका प्रोला राजा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें कि जिनके टाइम पीरियड में डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करी थी, तो वो माइटी रूलर्स थे रुद्रमा देवी और प्रताप रुद्र सेकंड। इन्होंने अपने टेरिटरीज को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड किया। इसके बाद रुद्रमा देवी की हम बात करें तो ये 1262 एडी में थ्रोन में आती है। ये चीज़ें आपको याद नहीं करनी अलग से, बस ब्रीफ माइंड में ये टाइम पीरियड रखिए सेंचुरी को। और बहुत सारे आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे वारंगल फोर्ट है, 1000 पिलर टेम्पल है, ये सब चीज़ें। और डिक्लाइन की अगर हम बात करें कि जो काकातिया डायनेस्टी है इनका डाउनफॉल किस तरीके से होता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे अटैक्स देखने को मिलते हैं। और फाइनली जो है 1323 एडी में काकातिया किंगडम को एनेक्स कर लिया जाता है दिल्ली सल्तनत के द्वारा। यहाँ मैंने मेजर रूलर्स के बारे में लिख दिया, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि नो डाउट अब क्वेश्चन बनेगा तो रूलर्स के ऊपर बनेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें तो पूछ ली गई हैं। तो जब भी आप प्रिपेयर करें तो पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया है, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द अधिष्ठान अधिकरण ऑफ कोटिवर्स इन गुप्ता पीरियड। बहुत ही भयंकर से वर्ड्स यूज किए गए हैं। और ऑप्शन है सार्थवा, महत्तार, प्रथम कायस्था और प्रथम कुलिका। तो पहले समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो ये सवाल एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा, अभी हम देखेंगे इसके विषय में भी, बट बहुत डिफिकल्ट है फिर भी। हालांकि हम एनआईओएस से पहले कवर कर रहे हैं, ये एनआईओएस की बुक है। गुप्ता स्टेट के बारे में डिटेल में कवर किया गया है। तो गुप्ता के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अच्छा इससे पहले हम ये सब चीज़ें भी थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए विस्टी वगैरह के बारे में सिविल सर्विसेज में पूछा गया है और हमने डिस्कस भी किया है। तो अगर आप रेगुलर व्यूवर हैं चैनल के तो इन सब टर्म्स आपके लिए क्लियर होंगे। फिलहाल गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। तो देखिए ये जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें प्रोविंसेस डिवाइडेड थे, यानी जो प्रांत होते थे इन्हें छोटे एरियाज में डिवाइड किया गया था। जैसे प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि एक कंट्री होती है, कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के भी अंदर इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इस तरीके से डिवीजन होता है। तो इसी तरह की बात हमें एंशियंट हिस्ट्री में भी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले प्रोविंस था जिसे भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति भी जो है वो फर्दर डिवाइड होती थी विषय में, जिसके हेड होते थे विषयपति। ये क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमने एंशियंट हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में कवर भी किया। अच्छा इसमें हम आगे बात करते हैं कि जो पावर है ना, जो स्मॉलर एरिया का पावर है, यानी जो छोटा एरिया है, जैसे गांव के लेवल पे अगर हम देखें तो ये हमें म्युनिसिपल बोर्ड के कंपोजिशन से भी देखने को मिलता है। म्युनिसिपल बोर्ड क्या था, तो अधिष्ठान अधिकरण को म्युनिसिपल बोर्ड कहा जाता था। अगर डायरेक्टली म्युनिसिपल बोर्ड लिखते सवाल में तो थोड़ा आसान होता। अधिष्ठान अधिकरण नाम से कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किसके विषय में पूछा जा रहा है। अच्छा इसमें कौन कौन शामिल थे, जो म्युनिसिपल बोर्ड था जिसके पास ये पावर था कि जो लोकल लेवल है इन लेवल पे जो है रूलिंग वाली बात नहीं है डायरेक्टली, स्टिल जो है ये राजा के अंडर ही थे नो डाउट, बट स्टिल डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात तो देखने को मिल ही रही है। इसमें शामिल थे, हम बात करें अधिष्ठान अधिकरण की, तो इसमें फर्स्ट में शामिल थे नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी, ठीक है। और नगर श्रेष्ठी का मतलब क्या है, गिल्ड के प्रेसिडेंट। अब गिल्ड क्या होती है ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। तो एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि व्यापारी अपना समूह बनाते हैं, क्यों, ताकि कई सारे प्रॉब्लम से इन्हें प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े एक्चुअली, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इन गिल्ड्स के द्वारा हुंडी वगैरह भी इशू किए जाते हैं, जिनसे ये खुद की जो भी पैसे वगैरह का लेन देन है इन चीज़ों को निपटाया जा सके। कई बार हम देखते हैं कि ये ग्रुप से ही उधार वगैरह ले सकते हैं ताकि जो इनका बिजनेस है वो प्रॉपर तरीके से चल सके। तो इस तरीके के रीजंस थे गिल्ड के पीछे। तो गिल्ड के प्रेसिडेंट शामिल थे सबसे पहले, जिन्हें नगर श्रेष्ठी कहा जा रहा है। दूसरा चीफ मर्चेंट, यानी हर एक एरिया में जो बड़े लेवल पे जो व्यापारी थे, अच्छा इनके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो है सार्थवह। सार्थवह। और इसके बाद जो है रिप्रेजेंटेटिव होते थे किनके, आर्टिसंस के और स्क्राइब्स के, इन्हें समझते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं, आवर पास्ट पार्ट 1 है, यानी 6 क्लास की एनसीईआरटी, पेज 116। क्या ये चैप्टर हमने पढ़ा है? जी हाँ, बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा है। और न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के नाम से ये चैप्टर है।
तो ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं, डिटेल वे में कवर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली प्लेलिस्ट से वीडियोस को आप कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे वो हेरेडिटरी थे, मतलब वंशानुगत थे। यानी अगर कोई पोस्ट ऑक्यूपाई की गई है तो उनके बेटे के द्वारा भी ये हेरिडिटरी तरीके से ये पोस्ट होल्ड किए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जो हरिसेन थे, हरिसेन के बारे में आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करिए, कई बार पूछा गया है सीडीएस वगैरह में, सीडीएस सीएपीएफ इनमें। हरिसेन जो है ये कोर्ट पोएट थे। कोर्ट पोएट किनके कोर्ट पोएट थे? समुद्रगुप्त के। तो इन्होंने समुद्रगुप्त के विषय में प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, और जो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, इनमें समुद्रगुप्त की प्रेजिंग की गई है, तारीफ की गई है, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं समुद्रगुप्त के विषय में। तो हरिसेन कौन थे, कौन से ऑफिसर थे? इनको जो पद दिया गया था वो था महादंड नायक का। महादंड नायक का क्या मतलब है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर, यानी न्यायिक अधिकारी थे। और ये इनके पिता के बदले, यानी हेरिडिटरी चल रहा था, इनके पिता भी इसी पोस्ट पे थे। तो ये एग्जाम्पल दिया गया बेसिकली। इसके बाद हम देखते हैं कि कई बार जो है एक व्यक्ति एक से ज्यादा पद को धारण किए हुए थे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो महादंड नायक थे हरिसेन, इनके अलावा ये कुमार अमात्य भी थे। यानी एक तो इनके पास जुडिशियल ऑफिसर की अथॉरिटी थी ही, इसके अलावा ये कुमार अमात्य भी थे। यानी एक और इंपॉर्टेंट पद है ये, अमात्य का मतलब भी ऑफिसर ही होता है, ये हम कवर करेंगे गुप्ता डायनेस्टी के अंतर्गत। और ये भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर वाली बात है, यानी 2-3 पोस्ट हैं। इसके अलावा और भी इनके पास पोस्ट हैं, जैसे संधि विग्रह की। तो संधि विग्रह मतलब जैसे युद्ध के बाद संधियां होती है ना, ट्रिटीज जिसे कहते हैं। तो अगर वॉर एंड पीस वाली बात है कि अगर कहीं युद्ध हुआ तो फिर राजा से किस तरीके से सेटलमेंट करना है, ये जो इंपॉर्टेंट पद था यह भी इन्हें दिया गया था। देखिए ये चीज़ें मैं धीरे धीरे कवर करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा रही हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हरिसेन के पास एक से ज़्यादा पोस्ट थी, 2-3 पोस्ट थी। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है, ऐसे ही बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनके पास एक से ज़्यादा पद थे। आगे अगर हम पढ़ेंगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। बताया गया है कि इनमें नगर श्रेष्ठी शामिल थे, जिन्हें चीफ बैंकर कहा जा रहा है। नगर श्रेष्ठी यानी जो एक इंपॉर्टेंट पद है, मर्चेंट वाली बात हम देख रहे हैं। इसके अलावा कौन है? चीफ मर्चेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था NIOS वाली बुक में, जिन्हें सार्थवह कहा जाता है। इसके अलावा जो मर्चेंट कारवाज हैं, यानी वैसे व्यापारी जो घूम करके व्यापार करते हैं कारवां के थ्रू, उनके जो हेड थे, उनके जो लीडर होते थे, उन्हें प्रथम कुलिका कहा जाता था। तो प्रथम कुलिका आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो प्रथम कुलिका है ये आर्टिसन से संबंधित है, क्राफ्टमैनशिप से संबंधित है। तो इस तरीके की बात है। इसके अलावा एक और पद है इनमें, स्क्राइब्स का। स्क्राइब्स मतलब देखिए, जब राजा होते हैं तो उनके साथ उनके स्क्राइब होते हैं, जो इंपॉर्टेंट बातों को लिखते हैं। और इसके अलावा जो भी राजा का ऑर्डर रहता है कि इन चीज़ों को बुक्स में शामिल करें, इन चीज़ों को दर्ज करें, तो ये सब लेखा जोखा का जो काम है ये स्क्राइब्स के द्वारा किया जाता था। और इनके लिए जो हेड ऑफिसर होते हैं उन्हें प्रथम कायस्थ या कायस्थ हम कह सकते हैं। इसी तरीके से मर्चेंट्स के लिए प्रथम कुलिका कहा जाता था। ये वर्ड हम एंशियंट हिस्ट्री में भी कवर करते हैं, खासतौर से कायस्थ कुलिका। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम्स में। अब ये तो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, बट ठीक है, हम जब इन्हें पढ़ते हैं तो इन बातों पर या तो ध्यान नहीं देते हैं, या तो अगर हम पढ़ते भी हैं तो इन्हें उस वे में, उस डेप्थ के साथ नहीं पढ़ते हैं जिसकी ज़रूरत है। तो यहाँ से हमें ये समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटीज़ को जब हम कवर करें तो फिर वही बात है कि 2-3 बार अगर हम नहीं पढ़े, रिविज़न ना करें, तो फिर उसका ज़्यादा आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से जब मैंने ये पढ़ाया है तो एक भी बात मैंने मिस नहीं की है। अगर मैं चाहता तो स्लाइड्स प्रिपेयर करके 8-10 मिनट में ही पूरा चैप्टर खत्म कर सकता था। उससे व्यूज़ तो मिल जाते, काफ़ी लोग देखते कि हाँ 10 मिनट में ही चैप्टर खत्म कर ले, बट आप समझिए फिर हमारा पर्पस डिफीट हो जाता। ठीक है, अब इस सवाल की ओर आते हैं। तो कहा जा रहा है कि कौन जो है मेंबर नहीं थे। पहला है सार्थवत, तो अभी हमने देखा, बिल्कुल ये शामिल थे और इंपॉर्टेंट पद में थे। प्रथम कायस्था थे, कुलिका थे। अच्छा, चौथे कौन से थे, क्या ये आपको ध्यान है? सोचने का प्रयास करिए। इसका आंसर तो खेल महत्तर है, यानी ये शामिल नहीं थे। तो महत्तर के जगह पे कौन थे? नगर श्रेष्ठी थे, यानी चीफ ऑफ द गिल्ड। अच्छा, महत्तर कौन सा पद है ये भी समझ लेते हैं। तो ये सवाल पहले कवर करिए। सिविल सर्विसेज 2014 का है। तो उम्मीद है आपने वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। कहा जा रहा है कि मेडिवल इंडिया में महत्तर और पट्टिकिला जो डेजिग्नेशन है, जो पद है, ये किनसे संबंधित है, किनके लिए यूज किए जाते थे? तो ये यूज किए जाते थे विलेज के हेडमैन के लिए। गाँव के जो हेड होते थे, मुखिया टाइप्स, उनके लिए ये शब्द मेडिवल इंडिया में महत्तर, इवन एंशियंट इंडिया में भी कई बार महत्तर और पट्टिकिला यूज किए जाते थे।
तो अब आप समझिए, देखिए ये जो सवाल है इनसे ऑप्शंस में शामिल कर लिया गया। तो अगर आप केवल 72 भी पढ़ के जा रहे हैं कि 72 तो विलेज हेडमैन थे, तो मे बी ये ओड वन आउट रहेगा। तो इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है। तो यही बात है कि जब भी आप पढ़ें तो इस तरीके से बातों को समझें कि अगर उनसे क्वेश्चंस दोबारा फ्रेम किए जा रहे हैं तो वो सॉल्व हो पाएँ। दोस्तों ये एनसीईआरटीज़ में भी हैं, बट जिस डेप्थ में एनआईओएस ने कवर किया है कम्पिटिटिव एग्जाम को देखते हुए, नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और अगर आप इस चैप्टर को इस बुक से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके फिर इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। जैसे ये अगर हम थोड़ा इसे देखें एग्जाम्पल के लिए, गुप्ता एम्पायर की बात की जा रही है कि 4 प्रांतों में ये डिवाइडेड था। तो अशोकन एडिक्ट से पता चलता है कि ये जो 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स थे वो कौन-कौन से थे? तो ईस्ट में अगर हम देखें, ईस्ट में तौसाली था, इसके बाद उज्जैन थी वेस्ट में, सुवर्णगिरी थी साउथ में और तक्षशिला थी नॉर्थ में। तो लास्ट ईयर की मैंने कंप्लीट एनालिसिस करी थी सीआईएसएफ की भी। तो इसमें देखिए ये सवाल पूछा गया था, तौसाली इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज द नेम ऑफ, क्या ये बुद्धिस्ट उपाली के जैन ब्रदर थे? दूसरा ये कहा जा रहा है मौर्यन एम्पायर का ये एक प्रोविंशियल सेंटर था, ये महापद्मनंद के वाइफ का नाम था, या एक सेक्रेट रिवर था। तो अभी तो ठीक है, अभी ये हमने पढ़ा है तो काफ़ी आसान है, बट इस तरीके से भी हमें थीम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, टॉपिक्स को समझना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको स्किप करने हैं पेपर में, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर ये आते हैं तो इन्हें आंसर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। हल्लीस लस्य के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि बाघ पेंटिंग में देखने को मिलते हैं। पहला ये क्लासिकल डांस फॉर्म था, ये एक फोक डांस का फॉर्म था, थिएटर का फोक फॉर्म था, या एक कोई ये वाद्य यंत्र था? तो इसका जो आंसर है ये है फोक डांस फॉर्म। देखिए ये सवाल तो बाघ पेंटिंग्स के ऊपर है, लेकिन इतना डेप्थ में प्रिपेयर करना इन चीज़ों को पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये किसी भी बुक्स में आपको डायरेक्टली ये सब बातें देखने को नहीं मिलेंगी। या तो ये न्यूज़ में रहते हैं, और न्यूज़ में भी लाइन बाय लाइन अगर हम कॉलम को पढ़ें सारी बातों को याद रख पाएँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, तब इस तरीके के क्वेश्चन हो पाते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप इन सबको सॉल्व कर पाएंगे रियल पेपर में। हालांकि पीछे वाले सवाल भी कई सारे कठिन हैं, बट कई सारे डुएबल हैं। वो तो डिपेंड करता है हमारे रिवीजन पे, और उस टाइम पे कितनी चीज़ें स्ट्राइक करी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एग्जाम में। फिलहाल कुछ सवाल देख लेते हैं इससे एसोसिएटेड। जैसे सिविल सर्विसेज 2010 में ये सवाल पूछा गया। कहा जा रहा है कि दो जो फेमस एग्जाम्पल हैं गुप्ता पीरियड से संबंधित, जो कि केव पेंटिंग्स के हैं, यानी गुफा में जो चित्रकारी है, इनसे संबंधित है। एक तो अजंता पेंटिंग है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, और दूसरी जो है ये बाघ केव्स हैं। ठीक है, बाघ केव्स की जो पेंटिंग है ये भी अपना संबंध गुप्ता डायनेस्टी से ही रखती हैं। ये हैं पेंटिंग्स, इनकी हम इमेज देख सकते हैं। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर जब मैं कवर करूंगा तो उस टाइम पे आपको और भी पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगा। जैसे ओल्डेस्ट रॉक कट पेंटिंग के बारे में कई बार पूछा जाता है, 12 बार केव्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उस टाइम पे हम सारे केव्स को और उनके उनसे इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड पेंटिंग्स को कवर कर लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उनमें इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया है। दो स्टेटमेंट्स हैं, तो आंसर करने का प्रयास करिए इस सवाल को। यहाँ भी करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट वाले सवाल हम इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये कहा जा रहा है कि जो सबसे पुराना डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है, डिसाइफर्ड मतलब जो डिकोड किया गया, क्योंकि इंस्क्रिप्शन हिंदी इंग्लिश में तो है नहीं, वो तो एंशिएंट लैंग्वेजेस में है। तो इसे डिकोड करने का काम किया जाता था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। जैसे अगर मैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करूं, जो कि जिनमें अशोक के ज़्यादातर अभिलेख देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेप नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे डिकोड किया था 1837 में। तो पहला ये कहा जा रहा है कि जो ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट यानी सबसे प्राचीन जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला डिसाइफर्ड वाला, वो ब्राह्मी खरोष्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पुराने इंस्क्रिप्शन इससे पुराने लैंग्वेजेस के हमें इंस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिले, देखने को हो सकता है मिले हों, बट उन्हें डिसाइफर नहीं किया गया है। दूसरा ये कहा जा रहा है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है तमिल लैंग्वेज के, ये कॉपर प्लेट ग्रांट्स हैं, यानी ये कॉपर में देखने को मिलते हैं, और इनमें लैंड ग्रांट्स की बात की गई है। देखिए यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। जो ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि ये मौर्यन एम्पायर से अपना संबंध रखते हैं, जो कि काफ़ी पुराना टाइम पीरियड है नो डाउट। हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो टेक्स्ट मिले हैं, जो सील्स वगैरह मिली हैं, उन्हें डिकोड नहीं किया गया है, तो वो हमारे इंस्क्रिप्शंस का ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं माने जाएंगे। माने तो जाएंगे बट डिसाइफर्ड नहीं है, तो इसे ध्यान से समझिएगा इस चीज़ पर। इसलिए मैं जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड के कारण फिर बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे, इवन ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है फिलहाल, क्योंकि डिसाइफर्ड की बात बोली गई है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, जब हम तमिल इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं सबसे प्राचीन वाले, तो इनमें हमें कॉपर प्लेट के ग्रांट्स देखने को मिलते हैं।
दोस्तों ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं। ये हर बुक में जब भी आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले बात यही पढ़ते हैं कि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी रोष्टी में देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे प्राचीन डिसाइफर्ड इंस्क्रिप्शन माने जाते हैं। तो ये इनसे संबंधित सवाल मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। आई थिंक 30 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट इंस्क्रिप्शंस के ऊपर डिस्कशन किया है, और उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ से कवर कर लें इस टॉपिक को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल देखिए। तो हमारे पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें दक्षिण मूर्ति के बारे में पूछा गया है। दक्षिण मूर्ति का मतलब साउथ डायरेक्शन की ओर जो फेसिंग फॉर्म है, ये भगवान शिव से संबंधित है। और भगवान शिव का ये जो फॉर्म है, ये दक्षिण मूर्ति वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक कॉस्मिक डांसर है, ये फेरोसियस वैरियर है, और तीसरा ये कहा जा रहा है यूनिवर्सल टीचर है, लॉर्ड ऑफ बीस्ट है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, इससे पहले ये सवाल देखिए, ये यूपीपीएससी में भी पूछा गया है 2013 में। दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डेपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म? तो टीचर के रूप में। देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यूनिवर्सल टीचर। थोड़ा समझते हैं, ये भी अगेन आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज में नहीं देखने को मिलेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, हालांकि जिन्होंने स्टेट पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया है वो कर सकते हैं। श्री दक्षिण मूर्ति इज द डिपिक्शन ऑफ लॉर्ड शिवा विच इलुस्ट्रेटेड हिम एज द सुप्रीम कॉस्मिक टीचर। तो ये टीचर के रूप में, यानी आदि गुरु जिन्हें हम कहते हैं, इस रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया भगवान शिव को। और ये एज द गुरु हु एनलाइटन्स वन विथ ज्ञान दैट एलिवेट्स एंड इनरिचेस। तो ज्ञान का जो फॉर्म है, नॉलेज का जो रूप है, इसके गुरु यानी आदि गुरु के रूप में डेपिक्ट किया गया है। और ये किनके? तो योग, नॉलेज, इवन म्यूजिक, इन सभी के सुप्रीम टीचर के रूप में दक्षिण मूर्ति को दर्शाया गया है। दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। वन ऑफ द फ्रीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्री लक्ष्मी इन स्कल्पचर इज इन हर गजलक्ष्मी फॉर्म। यानी श्री लक्ष्मी के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो मूर्तियों में हम देखते हैं स्कल्पचर्स में, इनमें मेनली गजलक्ष्मी का रूप देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी के रूप से संबंधित ये सवाल है। पहला ये कहा जा रहा है कि इनमें जो देवी हैं, गॉडेस हैं, ये लोटस के ऊपर प्रदर्शित हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है सी इज फ्लैंक्ड बाय टू स्वंस, यानी जो देवी हैं ये कमल के ऊपर खड़ी हैं या बैठी हैं, और इनके बगल में जो है ये स्वयं देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब इस पे थोड़ा सोचिए, इस क्वेश्चन पे आपने पढ़ा हो या नहीं, बट ध्यान से इस जो वर्ड ब्रेक डाउन है उसे करने का प्रयास करिए। वर्ड ब्रेक डाउन टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कई बार, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, और अटेम्प्ट ही करिए, गलत हो कोई बात नहीं, बट अटेम्प्ट करिए। तो अगेन हम आ चुके हैं थीम्स एनसीईआरटी में, और थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, और यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कवर किए हैं। काफ़ी सारे सवाल जो हैं इस चैप्टर से पूछे गए हैं। इनमें देखिए सांची के स्कल्पचर्स के बारे में, सांची के मूर्तियों के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कई बार हम देखते हैं कि जो स्कल्पचर्स हैं सांची के, ये डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड नहीं है। अब इनमें क्या क्या शामिल है जो कि नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज के हैं बट सांची के स्तूप में शामिल हैं? तो इनमें हमें देखने को मिलता है विमेन स्विंजिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। क्या बात कर रहे हैं हम? इमेज से देखिए, ये वाला देखिए, तो इस इमेज की बात की जा रही है। तो ये नॉन बुद्धिस्ट आइडिया की इमेज है, स्कल्पचर है, जो कि सांची स्तूप का पार्ट है। इसी तरीके से हम देखते हैं, अच्छा ये बात यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में इसे समझिए। जो स्कॉलर्स हैं इन इस इमेज को देख करके थोड़ा कन्फ्यूजन में थे, और हालांकि बाकी लिटरेरी ट्रेडिशंस को, बाकी बुक्स को पढ़ करके ये रियलाइज किया गया कि ये साल भंजिका का रूप है। साल भंजिका एक संस्कृत का टर्म है, समझते हैं क्या कहा जा रहा है। तो एक जो पॉपुलर मान्यता है वो ये है कि ये जो विमेन है, हुज टच कोज ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स, यानी इनके टच के कारण ही ट्रीज फ्लावर ब्लॉजम करती हैं, इसके अलावा उनमें फल आते हैं। इसके साथ ही इन्हें एक ऑस्पिशियस यानी एक पवित्र सिंबल के रूप में देखा गया, जो कि स्तूपा के डेकोरेशन के लिए शामिल किया गया है। तो ये जो साल भंजिका की हमने इमेज देखी, ये सजेस्ट करती है कि वैसे लोग जो बुद्धिज़्म के नहीं हैं बट बुद्धिज़्म में शामिल हुए हैं, उनके नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ को भी शामिल कर लिया गया है। जैसे अगर कोई नॉन बुद्धिस्ट है और वो बुद्धिज़्म का पार्ट बना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अपने सारे नॉन बुद्धिस्ट बिलीफ को त्याग देना है, वो इस चीज़ के साथ भी रह सकता है डेफिनेटली। तो ये जो बात है ये हमें स्कल्पचर डिपिक्ट करता है, क्योंकि नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज़ भी शामिल है सांची के स्तूप में। ध्यान रखिएगा, इस पर सवाल भी बना है। दोस्तों इसके अलावा हम आगे बात करें
तो और भी हमें इमेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कई बार हम एनिमल्स की देखते हैं, जैसे एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकी, कैटल्स, ये एनिमल्स भी स्कल्पचर्स में शामिल हैं, जो कि सांची स्तूप का पार्ट है। जातक के बारे में हमें पता है कि जो जातक है ये गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ बर्थ की स्टोरीज पर बेस्ड है, और इनमें एनिमल्स भी शामिल हैं जो कि एक तरीके से लाइवली सीन को क्रिएट करते हैं जीवन दर्शन के लिए। जैसे एलिफेंट्स को क्या डिपिक्ट किया गया है कि ये स्ट्रेंथ और विजडम का प्रतीक है, यानी बुद्धिमानी और ताकत का। दोस्तों इस इमेज को देखिए, ये एनसीईआरटी की इमेज है। लेट मी जूम इन। ये गजलक्ष्मी की इमेज है और ये थोड़ा अनक्लियर सा है, बट इन साइड में हम एलिफेंट देख सकते हैं और नीचे लोटस देख सकते हैं। तो साल भंजिका के बारे में तो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा गजलक्ष्मी के बारे में अगर हम बात करें तो इनमें हमें एक विमेन देखने को मिलती हैं जिनमें लोटसेज और एलिफेंट हैं। जो फिगर है 4.19, ये अभी हमने कवर किया, जिसमें विच सीम टू बी स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हर एज इफ परफॉर्मिंग एन अभिषेक और कॉन्सेक्रिएशन। तो ये जो गजलक्ष्मी की मूर्ति है, गजलक्ष्मी का मतलब द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्चून। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये माया की फिगर है, माया यानी गौतम बुद्ध की माँ, जबकि कुछ लोग जो हैं ये पॉपुलर गॉडेस गजलक्ष्मी से एसोसिएट करते हैं। और इनमें जो है एलिफेंट्स भी शामिल हैं। एलिफेंट्स हम पार्ट्स में देख सकते हैं लक्ष्मी के। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सवाल पर। तो अभी हमने देखा श्री लक्ष्मी के विषय में कि इनमें जो देवी हैं ये लोटस में है, लोटस में सीट या स्टैंड में हमें देखने को मिल रही है ये इमेज। इसके अलावा दूसरा कहा जा रहा है 2 स्वेन्स, तो नहीं, 2 एलिफेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? A1 ओनली। दोस्तों ये जो सवाल है ये CDS 2022 में पूछा गया। अगेन वीडियो पोस्ट करके ट्राई करिए, सांची के स्कल्पचर से ही संबंधित है। देखिए पहला ये कहा जा रहा है कि कुछ स्कल्पचर्स में, कुछ मूर्तियों में हम देखते हैं कि साल भंजिका का रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा ये कहा जा रहा है जो साल भंजिका की फिगर है इनमें एक विमेन को रिप्रेजेंट किया गया है, जिनमें लोटसेज और एलिफेंट्स उनके सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं। तीसरा ये कहा जा रहा है जो साल भंजिका की मोटिफ है ये डायरेक्टली बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं है। तो दोस्तों अगर हम इस सवाल के विषय में देखें तो अभी हमने देखा कि जो सांची स्तूप है इनमें नॉन बुद्धिस्ट आइडिया के स्कल्पचर्स भी देखने को मिलते हैं, जिनमें साल भंजिका हैं, गजलक्ष्मी हैं। तो साल भंजिका की अगर हम बात करें तो कुछ स्कल्पचर्स में हाँ नो डाउट हमें साल भंजिका का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहा जा रहा है लोटस और एलिफेंट, जी नहीं, ये फिगर ऑफ साल भंजिका नहीं, फिगर ऑफ गजलक्ष्मी की बात कर दी गई है। तो यही मैंने आपको कहा था वर्ड ब्रेक डाउन टेक्निक। गज का मतलब क्या होता है संस्कृत में? एलिफेंट। ठीक है, तो यहां से आपको एसोसिएट यह करना था। तो ये दूसरा ये गलत है और तीसरा बिल्कुल सही है। नो डाउट अ टफ वन, बट अगर आप थोड़ा इनमें ध्यान रखें और इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ें कि हाँ अगर एलिफेंट है तो साल भंजिका नहीं गजलक्ष्मी की बात हो रही है, तभी ऐसे क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे हम। आंसर है इसका D 1 और 3। दोस्तों को काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनमें यही सवाल है कि किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। प्रीलिम्स में काफ़ी कम टाइम बचे हैं, तो हिस्ट्री को कैसे कवर किया जाए। तो देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो थीम्स NCERT अच्छे से कवर कर लीजिए। जहाँ से भी अगर आप कवर करें, सेल्फ स्टडी से भी कवर करें, तो आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर उस टॉपिक से ढूंढने पड़ेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वीडियोस अगर आप देखेंगे तो एंड में मैंने सभी चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आपका थोड़ा काम इसमें आसान हो जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ किस ऑर्डर में। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सिविल सर्विसेज का कवर करना है, लास्ट 3 to 4 ईयर्स का। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे और जैसा कि आपको पता है अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इन डेप्थ ही बात करेंगे। इसके बाद CDS का क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, ये आपको पूरा 10-15 सालों का करना है, बट 3-4 सालों का इस चैनल पर ही मैंने कवर कराया है। CDS का भी लास्ट 3-4 ईयर्स का हमने कवर किया है, यह भी आपको 7-8 सालों तक का एटलीस्ट कवर करना है। इसके बाद CAPF के सवाल, ये 3 पेपर आपको मस्ट कवर करने हैं। इसके अलावा जियो साइंटिस्ट का पेपर और इसके जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं जो हमने इस चैनल पर डिस्कस किया है, ये 2-3 सालों का आप कवर कर लें और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा ये सब कुछ। तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से करें, काफ़ी सवाल हो जाएंगे यहाँ से। इसके अलावा थीम्स NCERTs को। दोस्तों अगर आपको हमारे ये प्रयास पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें वीडियोज़ को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।